न्यूज रूम से जुड़ी हुई है गरिमा। गरिमा, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अगर तीनों ही राज्यों का जिक्र किया जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की कुछ हॉट सीटों का अगर यहां पर जिक्र करें तो पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या चूक रह गई कांग्रेस की रणनीति में? और बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से अब पीछे होती हुई और बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। यानी अगर उत्तर भारत की इन सीटों पर बात करें तो लगभग पूरी तरीके से बीजेपी अब काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये रुझान है, लेकिन अब ये रुझान नतीजों में बहुत जल्द तब्दील होते जाएंगे और संभावनाएं बदलने की बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को और न्यूज रूम में हम मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिर इन 3 राज्यों में जहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है, क्या वजह रही, आखिर कौन से मुद्दे रहे, कौन से ऐसे दांव रहे जो बीजेपी के पक्ष में चले गए और बीजेपी को यहां पर लगभग बहुमत वाली सरकार बनाती हुई तस्वीर अब दिखाई दे रही है। चाहे राजस्थान में हम देख ले, अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहे जाते रहे, लेकिन जिस तरीके से शेखावत का बयान आया और ये कहा गया कि अब भाई जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है, उसके बाद अब क्या कुछ होगा। और देखिए अभी रुझान है, नतीजों में धीरे धीरे तब्दील होने शुरू हो चुके हैं। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर हमने देखा जहां पर कंफर्म नतीजे भी सामने आ चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मनोज जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी, 3 राज्य ऐसे जहां पर तस्वीर लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, संभावनाएं बदलाव की बहुत कम है। क्या बड़े मुद्दे रहे, क्या बड़ी चीजें रही कि उत्तर भारत पर बीजेपी एक बार फिर से काबिज होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए गरिमा, 2:45 बज गए हैं लगभग। ये रुझान हम अब नतीजे में बदलने जा रहे हैं और जो अभी रुझान दिख रहे हैं लगभग यही अब 19-20 यही नतीजे रहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि एग्जिट पोल की जो बातें हो रही थी, अब एग्जिट पोल लगभग उससे इतर नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही थी। एमपी को अगर छोड़ दिया जाए, एमपी में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो बीजेपी को वहां गिना ही नहीं जा रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस वहां बहुमत में सरकार बना रही है। ऐसा चुनावी पंडित लगातार कयास भी लगा रहे थे, अंदेशा भी लगा रहे थे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी का जो चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट है वो कमाल का है। बीजेपी हर चुनाव को इतनी संजीदगी से लेती है कि हारे हुए चुनाव को भी बीजेपी जीत जाती है और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि वो जीते हुए चुनाव को भी बिल्कुल। और आज कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। देखिए बीजेपी अपने आक्रामक चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जानी जाती है और वो आक्रामकता हमने देखी भी है। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद है। हर्षित हमारे साथ में। हर्षित, बीजेपी की चुनावी कैंपेन की हमने बात की, इस कैंपेन की तारीफ देश दुनिया में होती आई है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार में वो आक्रामकता होती है कि उनकी बात आम जनता तक सीधे तौर पर जाती है। आपको लग रहा है ये चुनाव प्रचार ही है जो बीजेपी के पक्ष में काम कर गया? जी मैम, बिल्कुल कर गया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ पे देखना ये होगा कि ये समझ लो कि सेमीफाइनल जैसा ही चल रहा है कि अगर सेमीफाइनल में बीजेपी आगे रहेगी तो फाइनल में ये हमेशा आगे ही बढ़ती और नजर आएगी। बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आप प्रतिक्रियाएं लेती हुई नजर आ रही हैं न्यूज रूम में जो हमारे बैठे हुए हैं सहयोगी, क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव का ये ट्रेलर है? ऐसी उम्मीदें? इसी सवाल का जवाब मैं और लोगों से लूंगी। प्रियांक हमारे साथ में मौजूद हैं और लगातार हमारे लिए मेहमानों का अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। देखिए सुबह से ही हम चर्चा भी कर रहे हैं, अलग अलग चुनाव विश्लेषक भी आपने प्रियांक हमारे लिए यहाँ पर लेकर आए। हम लगातार चैनल पर भी चर्चा कर रहे हैं और बात यह है कि देखिए इन चुनावों को, इन 5 राज्यों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। अब सेमीफाइनल में तस्वीर जो निकलकर सामने आई वो ये कि बीजेपी काफी हद तक आगे निकल चुकी है, लगभग काबिज होती हुई दिखाई दे रही है 3 राज्यों में कम से कम। तो लोकसभा में क्या होगा? कांग्रेस का गठबंधन ये जो हुआ है ये क्या करेगा? कुछ असरदार है या नहीं है, या फिर बीजेपी पूरी तरीके से नजर आ रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ प्रबंधन है वो हमेशा से एक चीज कहता आया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से वो चीज़ों को इतना मजबूत करते हैं कि वो फिर इलेक्शन में उभर कर सामने आती है। शोर कुछ भी हो, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ये ले ले, अशोक गहलोत की जादूगरी ले ले, लेकिन आखिरी में जो परिणाम है वो सबके सामने है। उत्तर भारत में जिस तरीके से बीजेपी अपना झंडा लहराती हुई नज़र आ रही है वो उनकी मेहनत का नतीजा है। जो वो 5 साल एक्टिव रहते हैं और विपक्ष को एक सीख देते हैं
कि हम हमेशा एक्टिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बिल्कुल। बहुत अहम चीज निकलकर सोनी यहाँ पर सामने आई है कि लगातार बीजेपी चुनावी मोड में रहती है। उसके बारे में कुछ चीजें हैं जो मशहूर हैं और मानी जाती हैं, और देखिए उनका चुनावी मोड में रहना कहीं ना कहीं उनके लिए फायदा और बीजेपी की फायदेमंद दिखाई दे स्ट्रैटेजी रहा है। का अगर यहाँ पर जिक्र करें गरिमा, तो मुझे लगता है कांग्रेस को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा, लगातार विपक्षी पार्टियां इसको लेकर अगर अलायंस का जिक्र करें वो सवाल उठाती रही कि जन आक्रोश रैली को लेकर घेरती नजर आए, लेकिन यहाँ पर जन आक्रोश भारत जोड़ो यात्रा पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो कम से कम ऐसा लग रहा है और ऐसा कहना बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एक इमेज को मेंटेन करने में तो काम कर गई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रही या हम ये कह लें कि जनता तक शायद उस हद तक नहीं पहुंच पाई जिस हद तक जनता में आक्रोश था कुछ मुद्दों को लेकर। कांग्रेस पार्टी को अभी और बड़े स्तर पर मजबूत होने की जरूरत है और साथ ही साथ अभी ये भी काम करना होगा। देखिए, हम जब चुनाव विश्लेषकों से बात करें तो ये चीज निकलकर सोनी सामने आई कि अब कांग्रेस पार्टी को यंगस्टर्स को कमान देनी होगी। यंग लीडर्स पर जब तक भरोसा नहीं दिखाएंगे तब तक शायद कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी को लेकर और लोगों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अजय जी मौजूद हैं। अजय, आज चुनाव विश्लेषक ये कह रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी को बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव ये है कि कम से कम नए लोगों को कमान दीजिए। चाहे और गुटबाजी बहुत रही इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस अपने पुराने नेताओं पर ज्यादा विश्वास करती है, जो इंदिरा गांधी के समय से, चाहे कमलनाथ मध्य प्रदेश में हो या अशोक गहलोत हो जाए राजस्थान में। वही चीज हुई ना कि राजस्थान में भी सचिन पायलट की नाराजगी कहीं ना कहीं रहती है, और ये दोनों चीजें दिक्कत कर जाती है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव में इस बार फेरबदल हुआ है, 2 राज्य हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी छीन ले गई है कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं ये घटना जो देखा जा रहा है, ये यूनिटी जो कांग्रेस में यूनिटी है वो कहीं भी संगठनात्मक चूक नज़र आ रही है पूरी तरीके से, और जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, तो देखिए कुछ ऐसी बड़ी वजहें हैं जिन पर बदलाव अगर सोनी होगा और इन चीजों को अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप में सुधारती है तो जरूर हो सकता है आने वाले वक्त में उसकी चीजें सुधरे। लेकिन फिलहाल के लिए 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई है, और बीजेपी के लिए कौन से दांव कारगर हुए, क्या चीजें उसकी जनता को पसंद आई हैं, इसको लेकर बलबीर जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानेंगे। बलबीर जी, 3 राज्य और रुझानों में बीजेपी बहुमत के साथ आगे नजर आ रही है, क्या लग रहा है? सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश कह लें, 230 सीटों में से 150 के लगभग आगे हो गई है। अब आप बताइए क्या वजह रही? देखिए, एक तरफ आदिवासियों का मुद्दा था, आदिवासी ऐसा लग रहा था कि इनकी नाराजगी जो है काम कर जाएगी, लेकिन दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि भाई लाडली बहना योजना जो है बहुत कारगर हो गई और फायदेमंद साबित हुई है। देखिए गरिमा जी, जो जीता वही सिकंदर जी। है, तो इनकी जीत के कारण एक नहीं कई कारण हैं। एक तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, उस केंद्रीय जनहितकारी योजनाओं पर फोकस किया, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो बड़े जोर शोर के साथ जो इंडिया गठबंधन का जो श्री गणेश हुआ और उसके लिए पूरी कवायद हुई और नेताओं का जमघट लगा, तो वो एकजुटता इन चुनाव में फूट के रूप में सामने आई। वो जनता के बीच में उसका संदेश गलत गया कि जो गठबंधन मोदी से मोर्चे के लिए 24 की तैयारी कर रहा है, वही इन चुनाव में बिखरा हुआ और आपस में लड़ते हुए नजर आ रहा है। तो जब इनमें सिर फुटौल अभी हो रही है तो ये मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे? इसलिए लिहाजा इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण का आश्रय भी काम आया, है ना। ये तमाम सारे कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत के इन राज्यों में सफलता मिली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास लौटते हैं। देखिए, कई सारी बड़ी वजह बताई है बलबीर जी ने, उनसे हम और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल कुछ संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मंदसौर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट है आपके पास, जल्दी से बताएं। फिलहाल 3 राज्यों में तस्वीर तो साफ होती हुई दिखाई दे रही है अब लगभग। आवाज मिल रही है क्या आपको? तो देखिए, हमारे संवाददाता तक आवाज मुझे लगता है ठीक से जा नहीं पा रही है। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही। अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। देखिए, संवाददाता की आवाज जो है वो हमें नहीं मिल पा रही है। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, क्या अपडेट है आपके पास? मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीट है और 4 विधानसभा सीट में
3 पर लगभग भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो प्रत्याशी हैं वो बढ़ोतरी में और जा रहे हैं। तो मंदसौर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ से 540 मतों से यहाँ के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री अगर मल्हारगढ़ विधानसभा की बात करते हैं तो वो लगभग 15,000 से बढ़ोतरी बनाए हुए हैं। सुहासरा विधानसभा की अगर बात करते हैं तो सुहासरा विधानसभा में 11,000 से बढ़ोतरी है। तो वहीं गरुड़ के चंदर सिंह सिसोदिया यानी कि बीजेपी या लगभग 7,000 से बढ़ोतरी बनाए हुए हैं। तो 4 विधानसभा के जो नतीजे हैं वो साफ तौर पर हैं कि 3 पर बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं 1 पर कशमकश के रूप में 540 मतों से यशपाल सिंह सिसोदिया ने बढ़त बनाए हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो लाडली बहना योजना का जो इफेक्ट है वो इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लाडली बहना का देखिए हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। और लगातार हम चुनाव को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि 4 प्रदेश और किसको जनादेश को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। खास लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या नतीजे। लेकिन अब देखिए रुझानों के साथ तस्वीर बहुत हद तक साफ होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है। हम हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन 3 राज्यों में जहां पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी फिलहाल काबिज होती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर क्या बड़ी चीजें रही। सर, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमने पूरा चुनाव, हर एक तस्वीर, हर एक चीजें अपने दर्शकों को भी के न्यूज के माध्यम से दिखाई है। आज मैं आपसे जानना चाहूं, उम्मीद नहीं थी नो डाउट बीजेपी की इतनी बड़ी जीत की और 3 बड़े राज्यों में जीत की, लेकिन आज ऐसा ही हुआ, क्या वजह रही इसकी? निश्चित तौर पर जैसा गरिमा आप कह रही हैं कि अगर तेलंगाना में तो जो खबरें आ रही थी कि वहाँ बहुत अच्छा कांग्रेस ही करेगी, लेकिन इन 3 राज्यों में कम से कम मध्य प्रदेश के जो परिणाम हैं वो एक तरीके से चौंकाने वाले हैं। इतनी सारी सीटें एग्जिट पोल से पहले शायद किसी ने इस तरीके, एग्जिट पोल में 2-3 एग्जिट पोल ने कहा कि 150, 160 इस तरह जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला मामला रहा। और छत्तीसगढ़ का जो मसला था वो भी उससे ज़्यादा चौंकाने वाला रहा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो मीडिया के लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे पत्रकार, मुझे लगता है एक तरीके का चश्मा पहन लेते हैं, अपने अपने चश्मे से चीज़ों को देखने लगते हैं। लेकिन जनता का चश्मा एक अलग तरीके का होता है और जनता अलग तरीके से सोचती है। कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि बहुत एसेस कर पाई कि इन राज्यों में उसकी स्थिति क्या है। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल बहुत ज़्यादा मीडिया में रहते थे, विज्ञापनों में रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी नहीं थी और इस तरीके की बीच बीच में गहे बगाहे सूचना आया करती थी। और टी.एस. सिंहदेव बहुत ही शालीन नेता हैं, बाद में उनको एन चुनाव के वक्त उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वो बहुत लगभग 2-2.5 साल के बाद जब ये तय हुआ था कि उनको 2.5 साल के बाद चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तभी से वो इस तरह के संकेत देने लगे थे कांग्रेस आला कमान को कि बहुत सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपके पैरों के नीचे जमीन खिसकने वाली है। बार बार टी.एस. सिंहदेव जैसे नेता के संकेत के बाद भी कांग्रेस आला कमान ने भूपेश पर भरोसा किया। और सबसे बड़ा चश्मा ये है कि अचानक कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का चश्मा पहन लिया और उसको लग रहा था कि ओबीसी चश्मे के अलावा कुछ भी वहाँ नहीं है। कमलनाथ भी बनिया है, ओबीसी से आते हैं, अशोक गहलोत ऑलरेडी ओबीसी हैं ही, और उसके अलावा भूपेश बघेल भी ओबीसी से आते हैं। तो एक ज़बरदस्ती ज़मीनी हकीकत को ना समझे हुए कोई एक राजनीतिक चश्मा पहन लेना कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये कष्टकारी रहा। और जिस तरीके के नतीजे हैं, मध्य प्रदेश में तो तंबू उखड़ गया, छत्तीसगढ़ में भी तंबू उखड़ना ही कहेंगे, तंबू और कना दोनों उखड़ गया। तेलंगाना ने किसी तरीके से इज्जत बचाई और ये इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस पार्टी संकट में आई है, पूरे इतिहास देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का, उसके लीडरान चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, जब भी वो संकट में आते हैं दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, वायनाड से वो लड़े। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी जब 80 में दोबारा सत्ता में आई इमरजेंसी के बाद, तो वो मेडक से चुनाव लड़ी आंध्र प्रदेश से, उस वक्त का आंध्र प्रदेश था। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत शेल्टर या थोड़ी बहुत राहत दक्षिण देता है, लेकिन सवाल अब ये एक अलग तरीके से गरिमा हो गया है कि अब भारत के जो उत्तरी भारत है, वो जो उत्तरी राज्य हैं, उस पर बीजेपी का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है और हिंदी हार्टलैंड से सब कुछ चलता है। तो कुल मिलाकर जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो धर्म और शासन,
दोनों को मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने समझाने की कोशिश की कि शासन भी धर्म से चलता है और धर्म भी शासन से चलता है। ये कांग्रेस की बात जनता का जो मसला था वो नहीं समझ पाई और बीजेपी को ही माना गया कि ये सही कह रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है आज भी बहुत टेस्टेड और ट्रस्टेड चेहरा है, जो मैं मान रहा हूँ। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल भी यही था कि देखिए नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर बहुत तरह की बातें हुई। ऐसा माना गया कि कई जगहों पर शायद अब उनके चेहरे पर चुनाव न लड़ा जाए। एक पल ऐसा आया जब नरेंद्र मोदी पर सब चीजें केंद्रित हुई, लेकिन एक पल ऐसा भी आया जब उसके बाद हटाकर जेपी नड्डा की फोटो लगाई जाने लगी या फिर जो क्षेत्रीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी फोटो लगाई जाने लगी। तब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लगता है कि जीत हुई तो मोदी जी के उसमें हुई, हार हुई तो क्षेत्रीय नेता को जिम्मेदार बता दिया। लेकिन ये जो 3 राज्यों के नतीजे हैं, ये तो ये कह रहे कि नहीं भाई, सब कुछ केंद्रित नरेंद्र मोदी के साथ ही है। ये फैक्टर है, ये निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नरेंद्र मोदी का फैक्टर है और नरेंद्र मोदी के पास एक बहुत बेहतरीन टीम भी है और वैसी टीम कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी एक फैक्टर आप बहुत महत्वपूर्ण बता रही थी गरिमा, वो है लीडरशिप का। बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व के चेहरों पर चुनाव लड़ा, लेकिन ऐन वक्त पर जैसा आप बार बार कह रही थी कि उनको जब लगा कि राजस्थान में कुछ कम लग रहा है तो वसुंधरा को उन्होंने जो भी उनकी डील हुई हो फ्रंट फुट पर लेकर आए। एक दौर में शिवराज चौहान को बिल्कुल पीछे खींच दिया था उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने डील दी और शिवराज चौहान फ्रंट फुट पर आए और वो लगातार नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं से ज़्यादा रैलियाँ शिवराज चौहान ने की। अगर पूरे देश में किसी नेता ने रैलियाँ की तो शिवराज चौहान ने की, जैसा आप बता रही थी 250-300 रैलियाँ उन्होंने की हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को आखिरी 1-2 महीने में उन्होंने एक तरीके से फ्री हैंड दिया, तो एक तरीके से मोदी का चेहरा और क्षेत्रीय छत्रपों को भी उन्होंने सम्मान देने की कोशिश की, एक बड़ी वजह है। और कांग्रेस पार्टी में ये रहा कि जो बात आप कह रही थी कि जो लीडरशिप, युवा लीडरशिप, वो बड़ी महत्वपूर्ण रही। सचिन पायलट को वहाँ न लाना, कमलनाथ के यहाँ कमान न देना, और वहाँ ऐसा लगा छत्तीसगढ़ियों को कि टी.एस. सिंहदेव साहब के साथ में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं किया। तो इन 3 राज्यों में ये भी बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस पार्टी के जो उसकी स्थिति दुर्गति हुई उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए बहुत अहम जानकारी प्रधान संपादक जी हमारे साथ में थे, दुर्गेश चौहान जी, जिन्होंने देखिए बहुत बड़ी बातें कही। और वही चीज ना कि प्रधानमंत्री के चेहरे की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है और कहीं ना कहीं वो असरदार भी है। ये आज के चुनावी जो रुझान है, जो नतीजों में धीरे धीरे कर तब्दील होते जा रहे हैं, उससे सोनी लगभग तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। और अब बिल्कुल ऐसा लग गरिमा, रहा है, अगर आंकड़ों और रुझानों पर एक नजर डालें तो जिस तरीके से पूर्ण बहुमत मिलता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं। महेंद्र संवाददाता जुड़े हुए हैं, अपडेट साझा कर लेते हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है, क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहा है? महेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल वापस से अगर संपर्क होता है तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के पैमाने पर कौन खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। वापस से अपनी चर्चा पे लौटते हैं, न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं। गरिमा, 2024 में कोई फेरबदल नहीं होगा, ये तो तय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटेजी के साथ, जिस रणनीति के साथ बीजेपी कारगर सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सोनी ठीक कह रही हैं, आपकी कुछ ऐसी ही तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है। बीजेपी का फिलहाल तो तोड़ वाकई में नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी दुर्गेश जी ने कहा कि साफ तौर पर उत्तर भारत में सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अहम हो जाता है।